एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन 1 का जो हमारा यूनिट 7 है इक्विपमेंट एंड लिनन, उसको हम लोग 1 शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर यूनिट 6 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जब मैं वाइटल साइन पढ़ाई तो उसमें जो टेम्परेचर पार्ट 1 एक ने मुझे कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका डाउट था कि फीवर का जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, हमें थोड़ा सा और उसके बारे में जानना है, मतलब और नोट्स चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा किया कमेंट करके। वैसे मैं क्योंकि वीडियो 47 मिनट का हो गया था तो इस वजह से मैं कुछ पॉइंट काट दी थी जानबूझकर। आप जब नोट्स टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, आज का वीडियो का भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो वहाँ पे मैं कवर कर दूँगी नर्सिंग मैनेजमेंट और थोड़ा एक्सप्लेन करके। और फिर भी अगर कोई जैसे कि ये मैंने देखा है कि फीवर का जो नर्सिंग मैनेजमेंट है क्वेश्चन आता है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका एक सेपरेट ही वीडियो बने तो उस कमेंट पे जाके आपको लाइक करना होगा या फिर वहाँ पे यस आपको भी लिखना होगा। अगर अच्छा कमेंट रहा तो मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं सॉल्व करूँगी। सो इक्विपमेंट एंड लिनन का वीडियो, इक्विपमेंट एंड लिनन में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि सिलेबस है क्या। बहुत ही छोटा चैप्टर है। ये है बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 1 का सिलेबस, जिसमें कि इक्विपमेंट एंड लिनन में सबसे पहले इसका टाइप्स देखना है, इसके बाद लिनन रबर गुड्स, और इसके बाद इंट्रोडक्शन सिर्फ देना है इंडेंट और मेंटेनेंस और इन्वेंट्री का। तो चलिए देख लेते हैं ये है क्या। तो इक्विपमेंट एंड लिनन में सबसे पहले इक्विपमेंट का आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा। इक्विपमेंट है क्या, तो ये वैरायटी ऑफ जो गजेट, डैट मीन्स कि यंत्र या फिर डिवाइस, टूल एंड इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं हॉस्पिटल में, उसी को हम लोग इक्विपमेंट बोलते हैं। अगर टाइप्स देखें तो बहुत सारे टाइप्स के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्फ केयर इक्विपमेंट जो पेशेंट के डेली लाइफ में काम आता है, जैसे कि स्फाइग्नोमैनोमीटर या फिर जिससे शुगर लेवल ये सब चेक करते हैं, तो ये सेल्फ केयर इक्विपमेंट में आता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिसमें कि ईसीजी मॉनिटर या फिर वेंटिलेटर हो गया, ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आता है। डायग्नोस्टिक जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि टूल जो यूज होते हैं टेस्ट के लिए, लाइक एमआरआई मशीनें सब, एक्सरे मशीनें सब जो भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है सर्जिकल इक्विपमेंट, जो ओटी में जो टूल्स होते हैं वो सारे। एक्यूट केयर इक्विपमेंट जो कि सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे कि ड्रेसिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, जैसे कि मेडिसिन का जो रखने वाला जगह होता है, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हील चेयर, ये सब जो होते हैं, इन मटेरियल को स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बोला जाता है। अब हमें देखना है टाइप्स, इसको बेसिकली कैटेगरी ऑफ बोलते हैं, जो कि डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल होता है। तो टाइप्स हम लोग देख लिए, अब कैटेगरी में डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल देखते हैं। तो एक तो डिस्पोजेबल किसको बोलते हैं, जिसको एक ही टाइम यूज किया जाए और इसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देंगे। सम ऑफ देम, इसका क्या एग्जांपल, जैसे मेडिकल ग्लव्स जो आता है, नीडल आता है, ब्लड बैग्स आता है, मेडिकल मास्क जो एक ही बार यूज करके, और हम लोग जो 10 रुपीज़ में आपको ऐसे भी देखने को मिलता होगा, सर्जिकल ड्रेसिंग, इसको बस एक बार यूज करेंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे, दोबारा यूज नहीं करेंगे, इसी को हम लोग डिस्पोजेबल बोलते हैं। याद कैसे रखना है कि यूज किए डी है, यानी यूज करके दूर कर दिए, इसे डिस्पोजेबल आप याद रख सकते हैं। रीयूजेबल आइटम एंड इक्विपमेंट जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि वेरी लॉन्ग टाइम दोबारा यूज होगा। ये कौन कौन से हैं, जैसे कैसे इसको क्लीन करके, डिसइंफेक्ट करके और स्टरलाइज करेंगे, यूज करने से पहले, यूज करने के बाद, और दोबारा हम लोग यूज करते हैं ताकि इन्फेक्शन कोई ना फैले। इनकी भी 3 कैटेगरी है। जो रीयूजेबल जो इक्विपमेंट है हमारा, इस कैटेगरी में 3 आते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल डिवाइस, जो कि बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है, जैसे कि सर्जिकल फोर्सेप जो हो गया। सेमी क्रिटिकल इंडोस्कोप, जो कि बेसिकली माउथ के थ्रू हमारे एब्डोमिनल एरिया है सबको चेक किया जाता है, इसको सेमी क्रिटिकल बोला जाता है, कि उतना भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं लेकिन यूज किया जाता है। नॉन क्रिटिकल, जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया, तो ये सारी जो है वो रीयूजेबल है, इसे दोबारा यूज करेंगे, इसे डिसइंफेक्ट या फिर स्टरलाइज करेंगे। एक पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है,
डिसइंफेक्ट एंड स्टरलाइज में क्या जो है वो डिफरेंस है। देखिए, डिसइंफेक्ट जब भी आपको आएगा तो इसमें बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे जो है वो किल किया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे चांसेस है कि कुछ बैक्टीरिया फिर भी रह जाए, लेकिन उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो डिजीज फैला सके जब तक उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले। लेकिन स्टरलाइजेशन जो है, जो स्टरलाइज किया जाता है, उसमें वेजिटेटिव फॉर्म मतलब कि पूरे बैक्टीरिया को एकदम या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ख़त्म किया जाता है। ऑटोक्लेव सब का यूज किया जाता है। वैसे आप जैसे कि इस यूनिट से भले ही एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ना पूछे तो बात है 1 ही 2 देखने को आपको मिलेगा। लेकिन नॉर्सेट में या फिर एम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है, उसके लिए मैं MCQ कुछ करवाई हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो देख सकते हैं और उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। सो हम लोगों ने टाइप्स देखा, इसके बाद कैटेगरी के अंदर डिस्पोजेबल या रियूजेबल हम लोग देखे। अब हम लोग देखते हैं कि लिनेन क्या है, रबर गुड्स क्या है और इसे कैसे केयर करना है। तो ये यहाँ से ही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में कई बार आपको देखने को मिलेगा। आप अपने जो भी यूनिवर्सिटी का पेपर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वहाँ पे देख सकते हैं केयर ऑफ लिनेन पूछता है। तो ये 10 मार्क्स में भी पूछ देता है, 5 मार्क्स में। तो इससे कैसे लिखना है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिनेन आपको बताना होगा कि है क्या। तो हॉस्पिटल लिनेन जो है टेक्सटाइल, दैट मीन्स की क्लॉथ या फिर जो कपड़ा हुआ यूज इन हॉस्पिटल, उसी को हम लोग लिनेन बोलते हैं। अब कुछ क्लासिफिकेशन है इसके। जनरल पर्पस के लिए जो लिनेन यूज किया जाता है, जैसे कि कर्टेन जो पर्दा हो गया, ड्रैप्स हो गए किसी चीज़ को ढकने के लिए, टेबल क्लॉथ एक्सेट्रा, ये सारे जनरल पर्पस के लिए होते हैं। पेशेंट के केयर करने के लिए इसका कोई यूज नहीं होता है। पेशेंट लिनेन एक आता है, इंक्लूड फॉर पेशेंट क्लॉथिंग, लाइक पेशेंट जो यूज करता है पर्सनली। जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि उनको पैजामा शर्ट दिया जाता है, गाउन दिया जाता है, कोट दिया जाता है। बेसिकली जब वो ICU ये सब में जो है वो रहते हैं भर्ती, तब ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है। वार्ड लिनेन क्या होता है, जो कि बेड क्लॉथिंग लाइक बेड शीट, पिलो कवर एंड ब्लैंकेट, जो उनको वार्ड लिनेन बोला जाता है। वार्ड में ये सब रहता है। अब OT लेबर एंड रूम प्रोसीजर रूम लिनेन है, जो कि इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, वन बाय जो सर्जन पहनते हैं, जिनको सर्जरी करना रहता है डॉक्टर को, जैसे कि सर्जिकल गाउन, कैप, मास्क या फिर OT टॉवल। आप अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप इस सारी चीज़ों को जानते होंगे। ऐसा ये टॉवल या फिर लिनेन रहेगा, जो कि जहाँ पे ऑपरेशन करना है वहाँ पे ही एरिया बस खाली छोड़ दिया जाएगा, उतना देर का कटा हुआ रहता है और बाकी इधर ढका हुआ रहता है, तो उसको OT टॉवल हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखे, टाइप्स लिखे, अब केयर ऑफ लिनेन लिखना है। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें पहला है अवॉइड स्पॉइलिंग एंड वेस्टेज ऑफ लिनेन। उनको कभी भी गंदा नहीं करना है, जानबूझ के वेस्ट नहीं करना है लिनेन को। फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसी मेंटेनेंस ऑफ लिनेन। अब इसमें क्या है कि कुछ अपने ही जो है वहाँ के रूल नियम होते हैं कि कैसे इसे स्टोर मेंटेन करना है। वो चीज़ों का पॉलिसी को भी आपको जहाँ आप काम कर रहे हैं वो देखना है। नेक्स्ट और पॉइंट जो कि सभी जगह कॉमन है, स्टोर द लिनेन इन कबर्ड एंड मेंटेन अ स्टॉक रजिस्टर। कबर्ड में आप रख रहे हो तो स्टॉक रजिस्टर में लिख के रखिए कि हाँ इतना मेरे पास है। जो सॉइल लिनेन है वो नोट बी प्लेस ऑन द फ्लोर। जो मतलब कि जो लिनेन या फिर जो बेडशीट है वो गंदा हो जाता है, उसको कभी भी आपको सरफेस पे नहीं रखना है। इससे सरफेस जो है वो भी गंदा हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ भी स्प्रेड कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको नीचे नहीं रखना है। लॉन्ड्री बैग रहेगा उसमें दे देना है आपको। ड्रॉ मेकिंग टच ओवर द बेडशीट प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टेन, उसमें दाग ना लगे, इसके लिए आपको मेकिंग टूल्स का इस्तेमाल करना है। ये इक्विपमेंट ही है। अब कितना भी आप कीजिए, स्टेन्स तो दाग धब्बे तो लग ही जाते हैं, तो उसे रिमूव कैसे करना है, ब्लड ये सब लग ही जाते हैं। तो अगर मेडिसिन का स्टेन है, कोई मेडिसिन गिर गया हो, तो आपको स्प्रिट यूज करके उसे हटा देना है। अगर ब्लड स्टेन हो तब क्या करना है, जैसे फ्रेश हो तो उसे जो है वो भिगो दीजिए कोल्ड वाटर में। और अगर वही ओल्ड, थोड़ा देर हो गया, ओल्ड हो गया वो ब्लड स्टेन, तो उसको जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड में आपको भिगोना है, जिसके कारण वो हट जाएगा। इंक का स्टेन, अगर इंक का दाग लग गया हो तो पहले कूल वाटर में और फिर इसके बाद छिड़कना है आपको सॉल्ट एंड लेमन, इससे ये स्टेन हटेंगे। अब हमें देखना है कि कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, और यहाँ से ही एम्स में क्वेश्चन आया है। जब आप वो वीडियो देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो 0.5% यूज होता है। कितने ड्यूरेशन के लिए, 5 मिनट के लिए, किसी भी लिनन को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ग्लूटर
एल्डिहाइड जो है वो 2% या फिर 0.5% का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग एक बाल्टी में जब वाटर लिए तो उसमें सिर्फ 0.5% ही रहेगा ये हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर ग्लूटाल्डिहाइड के देखें तो 98 ml अगर वाटर है तो उसमें 2 ml ग्लूटाल्डिहाइड उसमें डालना चाहिए। और कितना ड्यूरेशन तक आपको भिगो को छोड़ना है तो 20 से 30 मिनट तक। अगर वही देखें स्टरलाइजेशन अगर हमें करना हो तो 2%, जैसे कि पूरी तरह से अगर हमें हटाना हो बैक्टीरिया को, कोई भी ना रहे, OTA सब में जिसे यूज करना होता है तो ग्लूटाल्डिहाइड 2% जो है वो 10 आवर तक रखेंगे। डिसइंफेक्ट करना तो 30 मिनट तक ही रखें, इसे ज़्यादा लंबे समय तक रखेंगे, स्टरलाइज करेंगे। अब हमें देखना है, अभी तक तो आपने देखा कि लिनन का कैसे केयर करना था, स्टेन सब कैसे हटाना है। अब ब्लैंकेट जो कि इसे क्योंकि इसे धोया नहीं जाता है, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है, तो इसको कैसे आपको केयर करना है बिगनर्स है तो ब्लैंकेट केयर, क्योंकि ब्लैंकेट एक्सपेंसिव आर्टिकल है तो इससे अगर वॉश करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है ब्लैंकेट। तो फिर कैसे इसको वॉश करें, तो इसको वॉश पानी में मतलब नहीं करना है, इसको डस्ट करना है सबसे पहले ओपन पैलेस पे, और फिर इसके बाद सनलाइट में डिसइंफेक्ट होने के लिए, ड्राई होने के लिए आपको रख देना है। दे शुड नॉट एक्सपोज टू डस्ट, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो डस्ट से एक्सपोज ना हो। इसके लिए आप कवर कर सकते हैं डस्ट प्रूफ सीट, जैसे कि उस कंबल के ऊपर जो उसका कवर लगा देते हैं, बस वही, ताकि उसे डस्ट ना हो, क्योंकि इसे हम लोग क्लीन नहीं करेंगे, सनलाइट में ही डिसइंफेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा कि कुछ और जो खास मटेरियल जैसे कि मैट्रेस या फिर पिलो, बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो कपड़ा वाला आता है, क्योंकि अभी तो रबर फॉर्म में भी आ गया है, एडवांस फॉर्म में, जिसको हम लोग जो है वो क्लीन कर लेते हैं कुछ यूज करके। लेकिन जो कपड़ा वाला जो पहले यूज होता था तो उसको क्या किया जाता था, प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग वेट एंड स्टेन। आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई दाग ना लगे, वो भीगे ना, वेट ना हो। वॉशेबल कवर इसमें हमेशा यूज करना है, कवर जिसको हम लोग आसानी से वॉश कर सकें, और वही मैट्रेस एंड पिलो पे कवर यूज करना है। डिसइंफेक्ट बाय एक्सपोजिंग देम टू सनलाइट। घर में भी आप देखे होंगे जो चीज़ों, जैसे कि जो मोटे मोटे जो गद्दे होते हैं जिसको हम लोग नहीं धोते हैं, हमारी मम्मी क्या करती थी, उसे सनलाइट में रखती थी। तो उसी तरह से आपको हॉस्पिटल में भी उससे जो रेज आ रहे हैं वो गर्मी के कारण बैक्टीरिया किल होते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ केयर लिनन इन हॉस्पिटल। ठीक है, आपके एग्जाम में भी इतना बार पूछा जाता है कि केयर करना है लिनन का, या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में है तो इसी तरह से आपको लिखना है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये करना है, तो सबसे पहले क्लीन और टाइडी रखने के लिए जो बेड है पेशेंट का। नेक्स्ट है कंफर्ट टू द पेशेंट। अब गंदा चीज़ों पे कहाँ ही कोई कंफर्ट रह पाएगा, तो उसे कोई चीज़ अगर क्लीन है तो वो कंफर्ट फील करे। लिमिट क्रॉस इन्फेक्शन, ताकि अगर कोई उसी बेड पे कोई पेशेंट था जिसको कोई डिजीज़ था और अगर वो उसे साफ़ ना किया जाए और दूसरा पेशेंट आ जाए तो जो उनका इन्फेक्शन था अब इनमें भी आ सकता है, उसी को हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि एक से दूसरे में फैले। नेक्स्ट है ये पॉइंट आपको मेंशन करना है, क्योंकि जब भी हम लोग एग्जाम में लिखते हैं तो कुछ चार्ट या फिर कुछ इस तरह से बनाते हैं तो वो अट्रैक्टिव होता है और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो साइकिल द मूवमेंट ऑफ क्लीन एंड डर्टी लिनन की कैसे जो है हम लोग यूज हुआ जो लिनन है उसको फिर से साफ करवाते हैं और फिर कैसे उसको स्टोर करके दोबारा यूज करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले यूज लिनन ऑफ पेशेंट इन केयर, पेशेंट को केयर करने के लिए उसे आपने यूज कर लिया। अब वो गंदा हो गया तो उससे आप कलेक्ट कर लीजिए और उसको ट्रांसपोर्ट द डर्टी लिनन, मतलब उनको कहाँ भेजना है। वॉशिंग एंड डिसइंफेक्ट ऑफ लिनन, वॉश होने के लिए या फिर डिसइंफेक्ट होने के लिए, वो इसको लॉन्ड्री बोला जाता है, जो कि डिपार्टमेंट है जहाँ पे लिनन जो है उसे वॉश किया जाता है। इसके बाद अब जो है वो क्योंकि ये क्लीन हो चुका है तो अब इसे क्लीन लिनन को ट्रांसपोर्ट करना है और इसे स्टोर कर लेना है। स्टोरेज रहता है स्टॉक में और फिर जब उसका यूज हो तो पेशेंट के केयर के लिए उसे यूज करना। तो ये साइकिल आप ज़रूर बनाइएगा। तो अगर 10 मार्क्स में भी आया तो आपको लिखना कैसे है, लिनन लिखिए, क्लासिफिकेशन लिखिए। अगर 5 मार्क्स में आया तो क्लासिफिकेशन आप छोड़ दीजिएगा। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद केयर लिख दीजिए। केयर लिखने के बाद कैसे स्टेन को रिमूव करेंगे, कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे, ब्लैंकेट का कैसे केयर करना, मैट्रेस या पिलो कैसे केयर करना, क्या इंपॉर्टेंस, और ये साइकिल बना दीजिएगा। आपसे नर्सिंग मैनेजमेंट पे पूछे तो इसी तरह से कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लिनन या फिर केयर ऑफ लिनन डिस्क्राइब, तो ये सारी चीज़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई। नेक्स्ट हमारा एक और रबर गुड्स इंपॉर्टेंट आता है।
तो ये क्या है, नर्सेस टू ट्राई एवरीथिंग दे कैन डू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ रबर आइटम। जो भी रबर आइटम हॉस्पिटल में यूज होते हैं, नर्स को कोशिश करना है कि उसकी लाइफ को मतलब ज़्यादा उसे अच्छे से केयर करेगी तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। कितने टाइप्स के होते हैं रबर गुड्स हमारे हॉस्पिटल में? रबर का जो भी सामान होता है, तो मेकिंग टोश हो गया, ईयर कुशन हो गया। आप अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो ये सबसे जानते होंगे, अगर नहीं भी गए होंगे तो जब आप हॉस्पिटल जाइएगा सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। हॉट वाटर जो बॉटल होते हैं, आइस कैप होते हैं जो कि कॉल्ड एप्लीकेशन वाइटल साइन में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वाइटल साइन में पूरा पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। सो इस तरह से जो रहता है और इसे यूज किया जाता है, ये भी रबर का ही होता है। रबर ट्यूब्स या फिर जो कैथेटर होते हैं, रबर बेड्स, एयर कुशन या फिर एयर मैट्रेस जो है, ये सारी चीज़ें रबर का गुड्स हॉस्पिटल में यूज होता है। केयर कैसे करना है बेसिकली, तो आपको केयर ही देखना है। तो सबसे पहले वेट विथ कोल्ड वाटर एंड स्प्रेड आउट ऑन टेबल एंड फ्लैट सरफेस पे। ये जैसे ही इसको यूज कर लिए तो अब इसे कैसे साफ करना है, तो सबसे पहले वेट वाटर या फिर कोल्ड, मतलब उसे भिगोइए कोल्ड वाटर में और उसे फ्लैट सरफेस जैसे कि टेबल हो गया फिर फ्लैट सरफेस हो गया उस पर रख दीजिए। और क्लीन क्लॉथ और टॉवेल यूज करना है क्लीनिंग करने के लिए, स्क्रब करने के लिए। अपर सरफेस सॉप एंड वाटर उस पर अप्लाई करना है। और डिसइंफेक्ट, जब आप कोई जैसे दाग लगा तो उसे क्लीन कर दिए सॉप एंड वाटर से। अब हमें डिसइंफेक्ट कैसे करना है, उस बैक्टीरिया ये सब चला जाए तो लाइजॉल या फिर डिटॉल का 1:40 में यूज़ करना है। 1:40 डेट मीन्स क्या कि उसमें अगर 39 ml वाटर है तो उसमें 1 ml डिटॉल या फिर लाइजॉल आप यूज कीजिएगा। वंस बोथ सरफेस आर कम्प्लीटली ड्राई, जब दोनों तरफ साफ कर दिए वो ड्राई हो गया, तब जो है वो डस्टेड विथ फ्रेंच चाल्क पाउडर यूज करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसे फिर तब स्टोर करना होता है। फ्लैट रखिए या फिर उसे मेकिंग टोस्ट का आप देखे होंगे रोल ही हमेशा मिलेगा, लेकिन कभी भी उसे फोल्ड नहीं करना है, नहीं तो वो फट सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए स्पेशल कंसिडरेशन आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि रबर ग्लव के लिए क्या करना है आपको, तो बेस्ट वे स्टरलाइज ग्लव इज टू स्टीम का यूज करना है। और उसमें स्टीम मशीन आपको वहाँ देखे हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। और एक अच्छी प्रेशर होना चाहिए। ग्लव्स को प्रिवेंट, मतलब इतना भी आप हीट मत दे दीजिए कि वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, इसलिए प्रेशर आपको मिनिमम रखना होगा, क्योंकि ये रबर का है ग्लव्स। मेडिकल ग्लव्स तो हम लोग एक ही बार यूज़ कर रहे थे और उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन रबर ग्लव्स को जो है वो डिसइंफेक्ट करके दोबारा स्टरलाइज करके दोबारा इसे यूज किया जाता है। अब अगर रबर ट्यूब्स या फिर जैसे कि कैथेटर हो गया, रेक्टल ट्यूब्स हो गया, फिर फ्लैटेस्ट ट्यूब जो कि हमारे एब्डोमिनल एरिया से गैस को जो है स्कैप करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। रिले ट्यूब जो कि खाना खिलाने के लिए यूज होता है। इन्फ्यूजन सेट जो होते हैं उनको कैसे केयर करना है, तो शुड बी वॉश्ड अंडर रनिंग वाटर। जैसे आप यूज किए रनिंग वाटर में इसे यूज कर धो दीजिए, मतलब इसके बाद ट्यूब बॉइल्ड बाय प्लेसिंग देम बॉइलिंग वाटर। 5 मिनट तक आपको गर्म पानी में इसे बॉईल करना है और तब इसे हैंग कर देना है, हैंग कर दीजिए ड्राई होने के लिए ये सारे ट्यूब्स को। और फिर जो है स्टोर जब आपको करना है, इस यहाँ पे वो होगा स्टोरेज लेंथ वाइज कंटेनर, मतलब कंटेनर होता है जिसका जैसा लेंथ है उसमें जो है वो रख दीजिए। और अगर इसे दोबारा यूज करना हो तो इसे रीबॉइल्ड भी किया जाता है या फिर ऑटोक्लेव किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले किसी और में। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रबर ट्यूब के पास बात जो है वो ग्लासवेयर है आपके सिलेबस में। तो हॉस्पिटल में जो भी ग्लासवेयर क्या होते हैं, जो ऑunce ग्लास आप लोग केमिस्ट्री का अगर ये में गए होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे केमिस्ट्री लैब में जो ऑunce ग्लास होते हैं जिसमें सब मेंशन रहते हैं वो भी कांच का ही होते हैं। ड्रेनेज बॉटल जो हो गया या फिर सक्शन बॉटल हो गया, ये सब शीशा का होता है। अदर ग्लासवेयर आर वाइडली यूटिलाइज होता है हमारे हॉस्पिटल में। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है जब आप कांच के या फिर ग्लासवेयर जब आप यूज किए तो उसे कैसे केयर करना है। अवॉइड यूजिंग हार्श क्लीनर ऑन द ग्लासवेयर, कोई हार्श चीज़ों को नहीं उस पर रब करना है, नहीं तो वो टूट सकता है। क्विक चेंज इन टेम्परेचर, अगर बहुत जल्दी जल्दी आप टेम्परेचर क्लीनिंग के टाइम यूज करते हैं तो हो सकता है कि क्रैक हो जाए ग्लास में, तो उस चीज़ों को ध्यान रखना है। व्हेन ग्लासवेयर टू बी बॉइल्ड और ऑटोक्लेव, जब उसे ऑटोक्लेव कर रहे हैं, ऑटोक्लेव मशीन होता है, आप जब MCQ वाला देखेंगे वीडियो तो उसमें मैं दिखाई भी हूँ। और ऑटोक्लेव मशीन का जो है एम्स में
फिगर आया था कि एक ऐसा होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। शुड अप्रोप्रिएट पैडेड अवॉइड ब्रेकेज, मतलब जब ग्लासवेयर को हम लोग ऑटोक्लेव मशीन में डालते हैं तो उसे पैड किया जाता है, कुछ मटेरियल उसमें डाल के उसे कवर कर दिया जाता है ताकि उसकी सरफेस ब्रेक होने से बचे। आप हॉस्पिटल में जाइएगा, आसानी से देखिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपके सिलेबस में मेटल, जिसको उसमें स्टेनलेस स्टील, डेट मीन्स कि जो कि जंग लगने से उसमें जंग नहीं लगता है। ईजी, मतलब ये मेटल है क्या, तो इसे ईजी टू क्लीन, बहुत जल्दी क्लीन कर सकते हैं। ये हीट रेसिस्टेंस होता है और ये टूट नहीं सकता, अनब्रेकेबल होता है। टाइप्स, कितने टाइप्स के हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं, तो फोर्सेप, जैसे कि आर्टरी फोर्सेप, ये सब हो गया। डिफरेंट नीडल भी हमारे मेटल्स का ही होता है। नेक्स्ट है लैरिंगोस्कोप, शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीजर या फिर ब्लेड जो यूज होते हैं, ये सारे मेटल का स्टेनलेस स्टील होते हैं। कैसे इसे केयर करना है, कुछ प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले यह जो है वो कॉस्टली होता है, मेटल का ऑफकोर्स है कॉस्टली होता है। एज ए रिजल्ट इट शुड बी हैंडल विथ कॉशन, कुछ चीज़ें आपको सावधानियाँ बरतनी होगी। बॉइल्ड अगेन एंड अगेन, जब तक ये थोड़ा सा डल, जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा इसे क्लीन कीजिएगा, थोड़ा डल दिखाई देने लगेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्लीन हो चुका है। अगर स्टरलाइज कर रहे हैं आइटम यूजिंग केमिकल एंड ऑटोक्लेव, कौन सा केमिकल यूज होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। यूज ग्लव विल क्लीन, कोई कंटामिनेटेड अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आप ग्लव्स पहन के रखें ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकें। मेक श्योर इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली ड्राई बिफोर, जब ड्राई मतलब इसे क्लीन कर लिए तब इसको आपको अच्छे से ड्राई करना है स्टोर करने से पहले, ताकि कोई भी इस पर जो है वो मॉइस्ट रहता है तो बैक्टीरिया आ सकती है, फिर जंग सब कुछ ना लगे, खराब ना हो। कुछ चीज़ें जो यूज करना है शार्प इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग क्लीन कर रहे हैं तो इसे सबसे पहले सोक भिगो देना है 20 से 30 मिनट 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन या फिर 2% ग्लूटर एल्डिहाइड सॉल्यूशन। ये आपको 1 से 2 बार याद ही करना होगा, जितने बार में भी याद करें। ये मतलब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग नीडल का केयर कर रहे हैं, नीडल को उसको ये करना हो तो नीडल के लिए 0.5% क्लोरीन या फिर क्लोरहेक्सिडिन या फिर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, यूज प्लास्टिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इंक्रीज रैपिडली विथ ऑनसेट ऑफ HIV एड्स। जब से HIV और एड्स आया तब से प्लास्टिक जो है इक्विपमेंट ज़्यादा यूज होने लगे। इसके कितने टाइप है, तो सबसे पहले तो किडनी ट्रे हो गया। अब HIV और एड्स जब से आया तब से मतलब उसमें, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया था, सॉरी जो वायरस HIV वायरस जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, अगर एक बार आ जाए तो इसका कोई क्योर नहीं है, मतलब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो बहुत हेल्थ केयर लोग डर गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो थे वो चीज़ उनको लगा कि जो एक ही बार जो HIV में यूज हो रहा है एक ही बार यूज हो और उसे डिस्कार्ड किया जाए। प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी यूज होने लगी। तो कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले किडनी ट्रे जो प्लास्टिक, ऐसे स्टील का भी होता है लेकिन जो प्लास्टिक का अभी आप लोग देख रहे होंगे, या फिर बेड पैन जो कि वॉशरूम नहीं जा सकते, उनके स्टूल को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यूरिनल, आप नर्सिंग फाउंडेशन टूर में से देखिएगा एक मग टाइप्स रहता है। या फिर सिरिंज हो गए, ईयरवे कनेक्टर या फिर ऑक्सीजन हुड, बेसिकली इन्फेंट में यूज होता है, उनके शोल्डर तक लगा दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लास्टिक की होती है। कैसे इसे केयर करना है अगर दोबारा यूज़ करना हो तो वॉश किडनी ट्रे, जग्स या फिर मग जो होते हैं प्लास्टिक के, एंड अदर रीयूजेबल प्लास्टिक जिसे दोबारा यूज करना हो मटेरियल विथ सॉप एंड वाटर से सबसे पहले उसे आप मतलब उसे क्लीन कीजिए। इसके बाद 70% एल्कोहल वाला डिसइंफेक्टेंट आपको यूज करना है, जिसमें कि अगर 30% वाटर या फिर कोई अदर सॉल्यूशन है तो 70% एल्कोहल होना चाहिए। यूज इन केस HIV और हेपेटाइटिस पेशेंट, ऐसे पेशेंट को अगर हम लोग केयर कर रहे हैं प्लास्टिक वाला इक्विपमेंट से तो हमको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए। अगर एम्बू बैग जो कि CPR सब में आप देखेंगे, प्लास्टिक स्पैकुला आता है, हॉस्पिटल में जाकर आप देखिएगा। अगर स्टराइल करना हो तो इथाइल ऑक्साइड और प्लाज्मा स्टरलाइजर यूज करते हैं, और इसी से क्वेश्चन एम्स में कई बार आए हैं, आप देखिएगा वो वीडियो। अकॉर्डिंग टू BMW जो
2019 का जो रूल है, सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल को हम लोग BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, आगे वाले चैप्टर में ही आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगी, उसको रेड बिन में आपको डालना है। वैसे रेड बिन में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले वाले यूनिट में। तो ग्लास वेयर अब हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग फर्नीचर देख लेते हैं जो कि लास्ट है आपका, और इसके बाद इंडेंट का इंट्रोडक्शन है, सब बस देखना है। तो वैरायटी ऑफ फर्नीचर यूज इंश्योर अ स्मूथ फंक्शनिंग, प्रोवाइड कंफर्टेबल पेशेंट और उनके फैमिली अच्छे से बैठ सके, उनको अच्छा स्मूथ एक मतलब वहाँ की फंक्शन मिले, इसके लिए हम लोग फर्नीचर यूज़ करते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, कबर्ड जो होता है, लॉकर होता है, स्टूल होता है, सोफ़ा, बेड, व्हील चेयर, बैक रेस्ट जो कि बैक की तरफ रख के जिनको वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको दिया जाता है। ओटी टेबल जो होते हैं, IV स्टैंड जो होते हैं, ये सारे फर्नीचर होते हैं हॉस्पिटल का। कैसे इसे केयर करना है, क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहले कीप फर्नीचर डस्ट फ्री एंड रेगुलर, उसे पोछा करते रहना है। डिसइंफेक्ट विथ अ ग्लूटाल्डिहाइड एंड सेवलॉन, रिंस विथ सॉप एंड वाटर अगर वो मेटल का बना हो तो, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना है। रिपेयर फर्नीचर ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर टूट फूट गया हो तो उसे रिपेयर करवाइए ताकि और भी वो ना टूटे। मेंटेन फर्नीचर स्टॉक रिकॉर्ड, और स्टॉक रिकॉर्ड में भी आपको लिख के रखना है कि आपके वार्ड में जहाँ आप काम कर रहे हैं कितने फर्नीचर यूज हो रहे हैं। तो बस इतना ही था। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट आपका पॉइंट जो बच्चा है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना जानना है आपको, इंटेंट, मेंटेनेंस एंड इन्वेंट्री का। तो चलिए देखते हैं, वैसे अगर पूछा भी तो 2 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है, तो देख लेते हैं। इंडेंट क्या है? लिस्ट ऑफ आइटम मेड फॉर अवेलेबल इन द वार्ड, जो चीज़ वार्ड में नहीं है उसके लिए आप एक लिस्ट बनाते हैं ताकि वो चीज़ें हमें मिले, उसी को हम लोग इंडेंट बोलते हैं। विच आर नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, जो आपके स्टॉक में नहीं है उसके लिए आप लिस्ट बनाइए उस आइटम के लिए। ये जो है वो वीकली आपको करना होता है या फिर मंथली करना होता है, या फिर डिपेंड कि कितने स्टोरेज आइटम है हॉस्पिटल में। तो रिकॉर्ड मतलब ये वो ख़त्म होता है तब आपको लिस्ट बनाना, सिंपल सा। रिकॉर्ड इज मेंटेन ऑन रजिस्टर, जिस रजिस्टर में आप लिखते हैं ये बातों को ताकि हमें वो इक्विपमेंट हमारे वार्ड में आए, उसको हम लोग इंडेंट बुक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है। अब नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप को एक पॉइंट डाल देना है अगर 2 मार्क्स में आए तो, कि सबसे पहले चेक करते रहना है कि कितना है और अवेलेबल कितना है, एंड इंश्योर बफर स्टॉक, कुछ ना कुछ एक ऐसा स्टॉक रखना है जो कि अगर पूरी तरह से ख़त्म हो सके, और जो इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे कि बेसिकली मेडिसिन है सब, या फिर और कोई इक्विपमेंट हमें इमरजेंसी में यूज़ करना होता है तो 1-2 आपको बचा के रखना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और जैसे ही ख़त्म होता है आपको लिस्ट देना है। तो ये था हमारा इंडेंट। नेक्स्ट हमें मेंटेनेंस देख लेना है। तो मेंटेनेंस मतलब कि केयर, रख रखाव। प्राइमरी गोल मेंटेनेंस इज टू इंक्रीज इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो या फिर उसकी सेफ्टी से रखना, उनको मेंटेन करके रखना। मेंटेनेंस के लिए एक चार्ट हम लोग बस देख लेते हैं कि इसे कैसे मेंटेन करेंगे। तो एक तो इंस्पेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है कि उसे देखते रहना है और प्रिवेंट करके रखना है। इसके 2 पार्ट और आते हैं जिसमें कि हमेशा उसको देखते रहना है और उसे प्रिवेंट करते रखना है मेंटेनेंस में। नेक्स्ट आता है करेक्टिव मेंटेनेंस, डैट मीन्स कि अगर वो टूट फूट गया हो तो उसे करेक्ट करवाते रहना है आपको। इस तरह से आप उसकी सेफ्टी रख सकते हैं मेंटेनेंस में, यही चीज़ है। इंडेंट हम लोग देखे थे जो हमारे वार्ड में जो चीज़ें नहीं थी उसका लिस्ट बनाना। इन्वेंट्री क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपके वार्ड में अवेलेबल है वो सारी चीज़ों को रखना। तो इन्वेंट्री इज अ रिकॉर्ड और आर्टिकल अवेलेबल इन द वार्ड, जो अवेलेबल है। नर्सेस रोल क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल में, आपसे नर्सेस रोल ही पूछेगा जब भी पूछेगा तो एज्यूमिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट सप्लाई इन द वार्ड। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो वार्ड में इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एडिक्वेट अमाउंट में हो, कन्फर्म डैट ऑल इक्विपमेंट एंड सप्लाई आर अ गुड कंडीशन। जितने भी सप्लाई आपको मिलना है उसको ध्यान आप ही को रखना है, गुड कंडीशन में उसे रखना है ताकि पेशेंट को केयर में कोई और जो है अगर वो ख़राब कंडीशन में रहेगा तो वो गलत मेजरमेंट बता सकता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एज एंड व्हेन नीडेड, अगर वो टूट गया हो तो उसे रिपेयर भी आपको करवाते रहना। तो ये था हमारा इन्वेंट्री। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो इंडेंट आप बस ध्यान रखिएगा कि डी इसमें आ रहा है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कुछ चीज़ें हमें करनी है, तो जो चीज़ें नहीं हुई है उसी को करनी है, तो जो इक्विपमेंट नहीं है उसके लिए लिस्ट बनाना। और इंडेंट आपको याद रहेगा तो इन्वेंट्री आप याद ही रख लीजिए कि जो आर्टिकल
प्रेजेंट है। तो यही था आपका पूरा इक्विपमेंट एंड लिनेन। इससे नर्सिंग मैनेजमेंट आपको किसी चीज़ को लेकर पूछ सकता है, तो आप इन्हीं कैसे केयर करना है आपको वो लिख देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। और सीखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो नर्सिंग में आए हैं, जीतेंगे कैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा नेक्स्ट वीडियो, उससे इन्फेक्शन कंट्रोल से बहुत सारे क्वेश्चन